हेलो बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। डेरिवेशन सीरीज में आज इस टॉपिक की बात करेंगे, वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। कोई आवेशित कण जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका रास्ता कैसा होता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, ये आपको बताना है, इसको आपको डिराइव करना है। तो इसका डेरिवेशन खूब पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण का, उसके लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करे तो उसका जो मार्ग होता है, उसका जो गमन पथ होता है वो परवलयाकार होता है। इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, तो वो आज हम लोग यहाँ पर डिराइव करके देखेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि डेरिवेशन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, और उसमें क्लास 12th के सिलेबस में, पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं डेरिवेशन के चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जितने भी डेरिवेशन इस दौरान आते हैं वो सारे डेरिवेशन आपको डेरिवेशन सीरीज में मिलेंगे। अभी तक पीछे के बहुत सारे लेक्चर्स डेरिवेशन हो चुके हैं, 8 से 10 डेरिवेशन हो गए हैं, तो आप उन सब डेरिवेशन को देख सकते हैं और लगातार आगे के भी डेरिवेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण का गमन पथ है वो दो कंडीशन यहाँ पर हमको देखना है, और दो कंडीशन क्या है इसमें, तो वैसे तो कंडीशन नंबर जो 2 है वही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम दोनों दिखा दें आपको कि अगर हम ई के अनुदिश यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसी के अनुदिश, उसी की दिशा में या उसी के बिल्कुल विपरीत दिशा में आवेशित कण को भेजें तो उसका गमन पथ कैसा होगा, और ई के अगर लंबवत है तो कैसा होगा। ठीक है, तो अगर हम ई के अनुदिश यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसी के समांतर या उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल या वी समांतर आवेशित कण को भेजें तो उसका जो गमन पथ होता है ई के अनुदिश वो होता है ऋजुरेखीय मार्ग। ऋजुरेखीय का मतलब कि सीधी रेखा में उसका जो गमन पथ होता है वो ऋजुरेखीय होता है, और अगर आप लंबवत उसको भेजते हैं तो उसका जो मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है। और आपसे एग्जाम में ये दूसरा वाला खूब पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का जो मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है। तो हम दोनों आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह से कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर उत्पन्न किया गया है उसकी कंडीशन लेते हैं। तो मान लीजिए कोई धातु की प्लेट है और ये धन आवेशित है एक समान रूप से, और ये ऋण आवेशित है। तो अगर ये धन आवेशित प्लेट है और ये ऋण आवेशित प्लेट है तो इनके बीच में यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो संधारित्र के केस में आपने पढ़ा है कि संधारित्र में एक धन आवेशित प्लेट होती है और एक ऋण आवेशित प्लेट होती है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, यानी उन धन आवेशित और ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, हम मान लेते हैं कि वो वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ई है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है वो ई है, उसका परिमाण कितना है, ई है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है उसका परिमाण ई है, और इसकी दिशा किधर होगी, तो आप जानते हैं ना कि ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है। किसी भी बिंदु पर आपको तीव्रता की दिशा पता करनी है तो तरीका क्या होता है, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये बात आ जाए कि आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है, तीव्रता की दिशा पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपको तीव्रता की दिशा पता करनी है वहां पर एक धन परीक्षण आवेश इमेजिन करते हैं, और उस धन परीक्षण आवेश पर जिस भी दिशा में बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो आप यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश इमेजिन करिए, यहाँ पर इमेजिन करिए, मान लीजिए Q0 है, यहाँ पर Q0 है। आप देखिए इस धन परीक्षण आवेश पर ये धन आवेशित जो प्लेट है वो इधर प्रतिकर्षित करेगी नीचे की तरफ, और ऋण आवेशित प्लेट इसको जो है अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो कुल मिला के इस धन आवेश की वजह से भी और इस धन आवेशित प्लेट की वजह से और ऋण आवेशित प्लेट की वजह से इस वाले धन आवेश पर जो बल लगेगा वो ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, और धन परीक्षण आवेश पर जिधर भी बल लगता है वही तीव्रता की दिशा है। तो इसका मतलब कि जो तीव्रता की दिशा है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर हो जाएगी, और एक समान तीव्रता होगी, मतलब कि जो वैद्युत बल रेखाएं आप दिखाएंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर और बराबर दूरी पर आप दिखा सकते हैं, है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हो गया वेक्टर ई, है ना, और ये इसकी दिशा हो गई ऊपर से नीचे की ओर। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपको किसी आवेशित कण को भेजना है। अब वो आवेशित कण आप दो तरीके से भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका आप ऐसे ही समझ लीजिए, उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तरीका है ई के अनुदिश।
ई के अनुदिश का मतलब कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो अगर ये आवेशित कण आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए कोई आवेशित कण आप ऊपर से नीचे की ओर ऐसे भेजेंगे v वेग से, तो अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आप भेजेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस आवेशित कण को आप भेजेंगे, तो जो इस आवेश के ऊपर, इस आवेशित कण के ऊपर जो इस तीव्रता की वजह से बल लगेगा, आप जानते हैं कि जो इस आवेशित कण पर बल लगेगा वो अगर ये धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब आप इस आवेशित कण को v वेग से फेंकेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो बल इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लेकर जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में अगर इसके ऊपर बल लग रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है धन आवेश पर, और अगर ये ऋण आवेश होगा तो बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो अगर ये धन आवेश है तो इसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा और ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और अगर ये ऋण आवेश है तो इसका वेग लगातार घटता जाएगा। तो चाहे इस आवेश का मान प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो चाहे इसके अंदर मंदन उत्पन्न हो, हमेशा जो इसकी दिशा होगी, इसका जो मार्ग होगा वो एक ऋजुरेखीय मार्ग होगा, एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर ये चलेगा, क्योंकि त्वरण या मंदन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप धन आवेश को या ऋण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश प्रक्षेपित करते हैं तो उसका जो मार्ग होगा वो ऋजुरेखीय होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने समझ लिया। अब अगर मान लीजिए कि यह धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल अभिलंबवत, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल अभिलंबवत अगर ये प्रवेश करे और मान लीजिए ये v वेग से अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इसका मार्ग कैसा होगा ये आपको प्रूव करना है कि इसका मार्ग जो होगा वो परवलयाकार होगा। तो देखिए यहां पर होगा क्या, अगर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर है और ये आप आवेशित कण को अंदर प्रक्षेपित कर रहे हैं, और अगर ये धन आवेशित कण है तो धन आवेशित कण पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और आपने इस आवेशित कण को जो वेग दिया है वो इस क्षैतिज दिशा में दिया है। ठीक है, ये क्षैतिज दिशा है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, बल्कि हम यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट कर दें, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो आपने आवेशित कण को जो वेग दिया है वो एक्स दिशा में दिया है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वाई दिशा में काम कर रही है। तो होगा क्या कि इस आवेशित कण पर आपने क्षैतिज दिशा में फेंका है तो क्षैतिज दिशा में तो जाएगी ही, साथ ही साथ इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से जो इसके ऊपर एक वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत बल लगातार इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, यानी ये ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा और ऐसे मुड़ता जाएगा। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा फिर से दिखाते हैं, यानी ये सीधे जाएगा लेकिन सीधे जाने के साथ साथ ऐसे भी बेंड होगा और ऐसे आगे बाहर निकलेगा। तो ये जो इसका मार्ग है, इस आवेशित कण का ये जो पथ है, गमन पथ है, ट्रेजेक्ट्री जिसको बोलते हैं, तो ये जो गमन पथ है वो कैसा होगा ये आपको बताना है। तो कैसा होगा ये हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, आपको ऐसा भी लग सकता है गोली है ना, गोली है, या फिर आप परवलयाकार बोल सकते हैं, अति परवलयाकार बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसका तो कन्फर्मेशन तभी हो पाएगा जब आप इसका बिंदु पथ निकालेंगे, इसका समीकरण निकालेंगे। तो इसका जब समीकरण निकालेंगे तो वो समीकरण अगर परवलय के समीकरण से मैच करेगा तो कहेंगे परवलयाकार है ना, और अगर गोला का जो समीकरण होता है, गोले का समीकरण, उससे मैच करेगा तो बोलेंगे गोलाकार है। वृत्त का मतलब गोला या वृत्त जो हो गया, तो जिस भी समीकरण से ये मैच करेगा इसका बिंदु पथ, उसी तरीके का ये मार्ग हो जाएगा। तो आपको इसका समीकरण निकालना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि इसका मार्ग परवलयाकार है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब आपने इस आवेशित कण को इस वैद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित किया तो आवेश Q, या ऐसे कर लीजिए प्रक्षेपित आवेश Q पर वैद्युत क्षेत्र E में या E के कारण लगने वाला वैद्युत बल, जब ये आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो एक वैद्युत बल लगेगा, तो लगने वाला वैद्युत बल F कितना हो जाएगा, Q और इंटू में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो, तो F बराबर Q इंटू E, यानी कि ये हो गया इस आवेशित कण पर यहाँ पर लगने वाला बल। और बल की दिशा किधर होगी, तो अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल विपरीत। यानी अगर ये प्रोटॉन होगा तो ऐसे जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ऐसे ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैसे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ये धन आवेशित कण है कि ऋण आवेशित कण है। लेकिन दोनों ही केस में जो मार्ग आएगा, मार्ग यानी उसका जो गमन पथ आएगा वो एक ही नेचर का आएगा। तो हम कोई भी केस ले सकते हैं, फिलहाल हम प्लस आवेश मान के चल रहे हैं। तो ये लगने वाले बल का मान आ गया। लेकिन आप बताइए कि न्यूटन के नियम से बल का मान क्या होता है। न्यूटन के नियम से
तो न्यूटन के नियम से जो बल लगता है उसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो किसी भी आवेशित कण का जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसके ऊपर लगने वाले बल का ऐसा भी तो फार्मूला होता है, और इसी आवेशित कण के ऊपर लगने वाला जो बल है वो ऐसा भी है। तो ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या बता रहे हैं? ये दोनों के दोनों समीकरण इस आवेशित कण के ऊपर लगने वाले बल का मान बता रहे हैं। यानी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों बलों को आपस में बराबर करना है। तो कितना आ जाएगा? क्यू ई बराबर एम इंटू ए। दिस इंप्लाइज दैट ए का मान निकालना हमारा टारगेट है, तो क्यू अपान एम और इंटू में ई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। और ये जो ए है वो क्या है? ये इस आवेशित कण के अंदर उत्पन्न त्वरण का मान है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब आपको पता करना है कि ये आवेशित कण जब अंदर प्रवेश करता है तो कितनी क्षैतिज दूरी वो तय करता है। तो टी समय में आवेशित कण या आवेश q द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी मतलब x दिशा में क्षैतिज दूरी, यानी कितना आगे चली जाएगी ये। तो क्षैतिज दूरी को अगर हम x बोले इन जनरल x, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे में समय। और अगर आप क्षैतिज दूरी निकाल रहे हैं तो क्षैतिज चाल और समय लिखना पड़ेगा। तो क्षैतिज चाल ही तो यहाँ पर v है, क्षैतिज दिशा में तो आपने प्रक्षेपित किया था। तो v और गुणे में समय कितना लिया है हमने? t। तो x बराबर v इंटू टी। यहाँ से हम निकालेंगे t का मान। दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू आ जाएगा x अपान v, समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हम क्या तैयारी कर रहे हैं कि हमने इस आवेशित कण का त्वरण पता कर लिया, हमने इस आवेशित कण का जो मतलब इस आवेशित कण के द्वारा समय का मान पता कर लिया x के रूप में या v के रूप में। समीकरण 3 और 4 से जो भी दोनों मान हमने निकाले हैं इस आवेशित कण के लिए, उसको हमको प्रयोग कहाँ करना है? तो देखिए t समय में, अगला ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, t समय में आवेशित कण या आवेश q द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी है ना। ये हमने यहां पर जो समीकरण लिखा था वो क्षैतिज दूरी के लिए लिखा था। तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे में समय। लेकिन ऊर्ध्वाधर ये ऊपर भी तो जा रहा है या नीचे भी तो जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में भी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। आगे जाने के साथ साथ ये ऊपर या नीचे भी तो जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका मतलब वाई दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो क्षैतिज दिशा में कितना आगे जाएगा टी टाइम में, वो तो हमने पता कर लिया। बहुत ही सिंपल सी बात थी, क्योंकि हमको क्षैतिज दिशा में वेग पता था। लेकिन इस आवेशित कण को आपने ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं दिया था, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना विस्थापन होगा ये पता करने के लिए हम गति का दूसरा समीकरण प्रयोग करेंगे, जो कहता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण। लेकिन जो s होगा वो y दिशा का, ऊर्ध्वाधर दिशा का, और अगर ये ऊर्ध्वाधर दिशा का विस्थापन है तो जो यहाँ वेग लिखेंगे वो भी ऊर्ध्वाधर दिशा का यानी यू वाई होगा। ठीक है, और प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब आप जरा देखिए कि यू वाई का मान हमको क्या रखना चाहिए। यू वाई का मान कितना रखना चाहिए? 0 रखना चाहिए। यू वाई का मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिशा में या वाई दिशा में प्रारंभिक वेग। और आप देखिए आपने आवेशित कण को क्षैतिज दिशा में भेजा है, ना कि ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो अगर आपने इसको जो प्रारंभिक वेग दिया था वो क्षैतिज दिशा का था, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई प्रारंभिक वेग नहीं था, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई का मान क्या रख देंगे? 0। और जैसे ही इसको आप 0 रख देंगे ये समीकरण क्या बन जाएगा? अच्छा, ये एस वाई का मतलब क्या? ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। और ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन को इन जनरल वाई बोलते हैं। तो y बराबर, जैसे यहाँ पर हमने क्षैतिज दिशा में जो दूरी थी उसको x बोला, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हम इसको y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y। तो y इज इक्वल टू आ गया कितना? y इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 a का मान समीकरण 3 का यहाँ से रखिए क्यू ई अपान एम, a का मान, और इंटू में टी स्क्वायर, और t का मान समीकरण 4 से रखिए। तो टी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर। अब ये पूरा 0 हो गया, तो ये रिजल्ट आपको क्या मिल गया y बराबर 1/2, या तो ऐसे देखिए क्यू ई ऊपर है, क्यू ई और अपान में 2mv स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर है x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में जरा आप देखिए y और x को छोड़कर ये बाकी जो भी पार्ट हमने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना। आवेश फिक्स है, पता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र भी पता है, उसका द्रव्यमान भी पता है, जितने वेग से आपने फेंका है वो भी पता है, सब कुछ तो आपको पता है। यानी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है।
वेरिएबल क्या है, y और x, और जो वेरिएबल y और x है उसमें एक खास बात यह है कि इस वेरिएबल का जो घात है वो 1 है, इस वेरिएबल का जो घात है वो 2 है। और जब भी ऐसा कोई समीकरण आए, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप का कोई समीकरण अगर आ जाए, या ये वाला टर्म अगर नहीं भी है, चलिए और अच्छी बात है, तो y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर टाइप का कोई समीकरण जो होता है वो एक परवलय का समीकरण होता है। किसी भी परवलय में क्या होता है, एक वेरिएबल की अधिकतम घात 1 होगी और दूसरे वाले वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होगी। तो ये जो आपका समीकरण है वो इस समीकरण से मैच कर रहा है। अगर हम इस समीकरण को समीकरण नंबर 5 कहें तो समीकरण नंबर 5 जो है, जो ये समीकरण नंबर 5 है वो y बराबर बी एक्स स्क्वायर के समीकरण से मैच कर रहा है। और ये क्या है, ये एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। तो इसका मतलब कि अगर ये समीकरण भी परवलय का आया है तो इसका मतलब कि जो मार्ग था वो क्या था, परवलय का जो ये जो मार्ग था वो कैसा था, परवलयाकार था। इसका मार्ग कैसा था, परवलयाकार था। ठीक है, तो ये आपको इस डेरिवेशन को करने का तरीका है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि आवेशित कण, और कई बार तो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन बोल देता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को उसके अभिलंबवत प्रवेश कराया जाए या प्रक्षेपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा उसको स्थापित कीजिए, या इलेक्ट्रॉन का परवलयाकार होगा पथ, इसको प्रूव करिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Q की जगह पर E लिख देंगे, Q की जगह पर E लिख देंगे, स्मॉल e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए करना क्या था इसमें, ये प्लस प्लेट हो गया, ये माइनस प्लेट हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। आवेशित कण यहाँ पर है, जो आवेशित कण है उसका आवेश है Q, उसका द्रव्यमान है m, और क्षैतिज दिशा में x दिशा में v वेग से प्रक्षेपित किया गया। तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर एक बल लगेगा, और इस आवेशित कण पर जो बल लगेगा, अगर ये धन आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऋण आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो अगर ये धन आवेशित कण होगा तो ऐसे सीधे जाते जाते, सीधे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें x दिशा में प्रक्षेपित किए थे। नीचे क्यों जा रहा है क्योंकि नीचे की तरफ एक बल लग रहा है ना, ये वैद्युत बल लग रहा है। तो वैद्युत बल लगेगा तो या तो ये नीचे की तरफ जाएगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा। धन आवेश होगा तो नीचे जाएगा, ऋण आवेश होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 से आपने बल का मान निकाल लिया। समीकरण नंबर 2 से हमने क्या किया, न्यूटन का जो नियम है उससे बल का फार्मूला लिख दिया और 1 और 2 को आपस में बराबर कर दिया। तो इनको बराबर करने से आपको इस आवेशित कण का त्वरण मिल गया, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। और इसके बाद क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी का फार्मूला x बराबर v इंटू टी, यहाँ से t का मान निकालेंगे और इन दोनों मान को ऊर्ध्वाधर विस्थापन का जो गति का समीकरण प्रयोग किया जाता है उसमें रख देंगे, तो ऐसा समीकरण आ जाएगा। और ये एक परवलय का समीकरण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ अगर वो लंबवत प्रवेश कर रहा है तो परवलयाकार, और अगर वो क्षेत्र की दिशा के अनुदिश प्रवेश कर रहा है तो ऋजुरेखीय होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेरिवेशन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।